अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफ़ीज़ ख़ान टुडे विद हफ़ीज़ ख़ान चैनल के साथ। और आज हम बात करेंगे मैं और मेरी किताबें के सिलसिले में सलीम शहज़ाद साहब के नावल पलूता के उर्दू तर्जुमा जो किया नजमुद्दीन साहब ने, उस पर। नाज़रीन, आज से कोई 10 साल पहले की बात है, ग़ालिबन 2010 की बात है कि मुल्तान में मैं था और मेरे यहाँ तशरीफ़ लाए सलीम शहज़ाद साहब बाबल नगर से मुल्तान में आए हुए थे। तो गपशप के दौरान उन्होंने मुझसे कहा कि वो नावल लिखना चाह रहे हैं सराकी में। मैंने उनसे एक गुजारिश की, मैंने कहा आप ज़रूर लिखें, लेकिन जब भी नावल लिखिएगा उसे एक नशिस्त में लिखिएगा। तो इस पर सलीम शहज़ाद साहब हैरान हुए कि एक नशिस्त में मुमकिन नहीं कि आप 200-300 सफ़े का नावल एक नशिस्त में बैठ के लिख दें। तो मैंने उनसे ये दोबारा अर्ज़ की कि मेरा एक नशिस्त से मुराद ये है कि जब आप नावल लिख रहे हों तो इस दौरान आपने कोई और काम फ़िक्री लिहाज से लिखने पढ़ने वाला और कोई नहीं करना, क्योंकि नावल इस लिहाज से बहुत बदलिहाज वाक़ई होता है कि इसे लिखते हुए अगर आप किसी और तरफ चल निकलें तो फिर वो आपको अपने अंदर दोबारा से अपना जो उसका सिनारियो है उसमें दाखिल नहीं होने देता और आपको बाहर ही रखता है, और इस तरीके से वो अधूरा नावल फिर कभी नहीं लिखा जा सकता। मुझे उस वक्त बेपनाह खुशी हुई कि जब इसके 2 साल बाद 2012 में पहले मुझे उनके पहले नावल घाण का मुसव्वदा मिला और उसको पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि सराकी में एक नए ढंग के नावल की बुनियाद रख दी गई है। कुछ अरसे के बाद वो इशाअत पज़ीर हुआ, छाप के सामने आया और उसे अकादमी अदबियात के अवार्ड से भी नवाजा गया। उसके 5 साल के बाद 2017 में उनका दूसरा नावल पलूता सामने आया। पलूता का जो सराकी वर्शन था, जिसमें पहले सराकी में लिखा गया, तो उसका पेश लफ्ज़ मुझे लिखने का मौका मिला। और इस तरीके से जब वो नावल आया और लोगों तक पहुंचा जो सराकी पढ़ने वाले थे, तो फिर से ये एहसास हुआ कि सलीम शहज़ाद अपनी शायरी की तरह, चूँकि वो 3 ज़ुबानों में शायरी करते हैं, उर्दू में, सराकी में और पंजाबी में, इसी तरह ये लगा कि उन्होंने कहीं जिस तरीके से वो अपनी नज़में तख्लीक करते हैं, उन्होंने अपने नावलों में भी वही सिनेरियो क्रिएट करके और कम से कम लफ्ज़ों में और ज़्यादा से ज़्यादा मानी कन्वे करने की कोशिश की, और उन्हें जो लोग समझ रहे थे उन्होंने सराहा। लेकिन इस नावल की तफ़हीम होना अभी बाकी थी, क्योंकि उसका तर्जुमा अगर उर्दू में उस वक्त आ जाता तो ये नावल ज़्यादा खुल जाता, लेकिन फिर भी देर नहीं हुई। नजमुद्दीन साहब जो ख़ुद एक बहुत बड़े फ़िक्शन निगार हैं, उनके क्रेडिट पे बहुत सारे अफसाने, बहुत सारी कहानी और नावल वगैरह मौजूद हैं, तो उन्होंने इसका उर्दू तर्जुमा किया जो 2019 में यानी पिछले साल ये शाया हुआ। और उसके बाद ये नावल अपने ही एतबार से बहुत ज़्यादा खुला और लोगों पे खुल कर सामने आया कि आखिर सलीम शहज़ाद साहब उसमें कहना क्या चाहते थे। क्योंकि इसका जो पहला पेश लफ्ज़ था उसमें मैंने कुछ गुफ्तगू करने की कोशिश की और मैंने लोगों तक ये कम्युनिकेट करने की, कारी तक ये कम्युनिकेट करने की कोशिश की कि इस नावल के जहान में आप देखिए कि इसमें है क्या। इसमें सराकी वसेब की जो 5000 साल की तारीख़ मुल्तान से इबारत है उसका तस्करा है, मुल्तान पर हमला आवरी का तस्करा है। इसमें किरदार बड़े ही, जिसे कहते हैं कि ज़ोरदार तरीके से कारी के सामने आते हैं। इसमें पंज हज़ारी का किरदार है जो एक दरख्त है, एक पुरस्कार दरख्त है, और मैं समझता हूँ कि उसको मुल्तान जैसे एक ज़िंदा जावेद शहर चला रहा है, उसी तरह पंज हज़ारी दरख्त भी एक ज़िंदा जावेद एक दरख्त चला रहा है, जिसकी हरी भरी कोंपलें वो न कभी जर्द होते नहीं देखी गई, और अगर कभी जर्द हुई भी होंगी तो ज़मीन पे नहीं गिरी, बल्कि उसे पंज हज़ारी ने खुद ही निगल लिया। तो इस तरीके से एक ज़िंदा शहर और एक ज़िंदा दरख्त की ममासलत सामने आई थी। फिर इसमें
ज़िक्र था हमला आवरी का बेताशा, फिर इसमें कलम और स्याही का जिक्र है, वो किरदार बनाए गए। और बहुत सारे किरदार ऐसे थे जो जिनके नाम सामने नहीं आए लेकिन वो किरदार थे। इस नावल में अगर आप इसके चैप्टर देखें तो बाज़ चैप्टर इसके चंद सत्रों के भी हैं और बाज़ चैप्टर इनके 2 सफ़ों या 3 सफ़ों के भी हैं, लेकिन उस चैप्टर में हर चैप्टर में जो बात करने की कोशिश की गई वो कम्युनिकेट होती है। उन लफ्ज़ों को आप गौर से देखिए, वो कम्युनिकेट होते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये नावल का जोड़ना था सराकी ख़ित्ते में लिखे गए नावल का एक अपनी आफाकी हैसियत में दुनिया जहान के हर उस ख़ित्ते के साथ कि जहाँ जहाँ हमला आवरी दरपेश रही है और दरपेश है, दोनों जगह पे। हमारे यहाँ पे आप देखिए कि इस नावल में उन्होंने हमला आवरी का और या जो हमला आवरों की सैकी है उसका ज़िक्र किस तरीके से किया है। उन्होंने पूरी एक तारीख़ बयान कर दी है। ये तो घोड़ों से चढ़ाई कर रहे हैं, वो हमेशा घोड़ों पर नहीं आते, वो बोला। बहरी जहाज़ में भी बैठ कर आते हैं, मुद्दत से आ रहे हैं, लेकिन हम क्या करें? तुम? हाँ हम। तुम वो रास्ता ही बंद कर दो जहाँ से ये आते हैं, वो मुस्कराया। तुम भी उनसे मिल गए हो, कभी रास्ते भी बंद हुए हैं, वो आसमान से उतर आते हैं, वो रास्ता कैसे बंद होगा? हमें तो वो मार डालते हैं। वो तो ये बात भी नहीं मानते। वो नहीं मानते, वो ठहरो, वो कहते क्या है? वो कहते हैं हम नहीं मारते, वो खुद मरते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे हथियारों के सामने आ जाते हैं। ये क्या बात हुई? यही बात है। तो ये काटती भी हमको हैं और ताने भी हम ही को। ये बहुत बड़ी बात थी पूरी सैकी कि हमारे खित्ते पर भी जितने हमलावर आए उनका उद्र ये था कि ये तो हमारे हथियारों के सामने आ जाते हैं। और मकामी आदमी का गिला क्या था कि ये मारते भी हमको हैं और उसके हमें मारने का जवाब भी हमारी मौत ही से तलाश करते हैं। उसके बाद ही उसका आखिरी चैप्टर है कि फिर कैसे बद्दुआ वो रंग लाती है और आसमान पर एक घटा छा जाती है कि जो ना तो बरसती है और ना ही छटती है। और फिर यहाँ से आप देखिए कि वो नावल जो 3 साल पहले लिखा गया, 2017 में छपा, वो नावल आज के अहद पर किस तरह अप्लाई होता है कि जब हम सब कोरोना की वबा के ख़तरे से दो चार हैं पूरी दुनिया। तो नावल जो जो आगे बढ़ता है तो जो उसका ये आखिरी हिस्सा है वो सराकी ख़ित्ते की बका से कहीं जुड़ते हुए भी कि पहले तो ये समझा गया, और मैंने अपने पिछले लफ्ज़ में भी यही लिखा था जो 2017 के हालात थे, कि ये नावल सराकी ख़ित्ते की बका का जवाब फराहम करने के लिए है और हम कैसे वो जो एक हमलावरी हुई है हम उसे ज़िंदा रहने का हुनर किस तरह सीख कर सामने आए हैं और हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और वो जो एक जो घटा ना छटती है ना बरसती है और उसने घटाटोप अंधेरा किया हुआ है और उससे कहीं खून बहने का अंदेशा है, खून होने का अंदेशा है, लोगों के मरने का अंदेशा है, लोग छुपे हुए हैं, आधी दुनिया तबाह हो चुकी है। तो यहाँ पर ये नावल जहाँ अपनी आफाकी हैसियत अख्तियार कर रहा था वहाँ से ये हैरत अंगेज़ तौर पर जो आज कोरोना की वबा से जुड़ जाता है कि वही हालात हैं, दुनिया में लोग अपने अपने घरों में छुपे हुए हैं और एक ऐसी आफत है कि जो ना छट रही है और ना बरस रही है, कि ना वो ख़त्म होने का नाम आ रही है ना वो काबू में आ रही है, और लोग हैं कि खौफज़दा होकर अपने घरों में दबके हुए हैं। तो खुदा करे कि जो उसके आखिरी अल्फाज हैं नावल के वो उस तरीके से पूरे ना हों कि वो जो बद्दुआ दी गई थी और वो बद्दुआ पूरी ना हो। लेकिन हम देखते हैं कि सलीम शहजाद साहब ने कैसे कैसे इस नावल को इसके चैप्टराइजेशन करके इसको आगे बढ़ाया है। दरमियान में जहाँ वो ये बात करते हैं कि इस बद्दुआ का ज़िम्मेदार कौन है, वो इंसान खुद है, कि जहाँ उसने खुदा की ज़मीन को ख़तरा से दो चार कर दिया है, कि हम जहाँ फ्लोरा एंड फाना को नुकसान पहुँचा रहे हैं, हम उसके एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहे हैं, तो इन अ वे हम अपनी बका को नुकसान पहुँचा रहे हैं। तो फिर जैसे कि मैंने 2 दफ़ा पहले भी ये बात की, यहाँ से ये नावल मकामियत से उठकर आफाकियत की तरफ चला जाता है।
कि जहाँ ये चीज़ें हम दुनिया भर के उन तमाम खित्तों पर अप्लाई कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ इस किस्म के हालात हैं। ये नावल किसी एक इंसान का दुख बयान नहीं करता। ये मैं समझता हूँ कि जहाँ जहाँ इंसानियत है, इंसानियत का नोहा बयान करता है, इंसानियत का दुख दर्द बयान करता है। हमें तवक्को है कि सलीम शहजाद साहब इस किस्म के नावलों को और इस किस्म के आइडियाज़ को और भी शेयर करेंगे, सराइकी में करेंगे, उर्दू में करेंगे, उनकी तमाम ज़ुबानें अपनी हैं, चाहे पंजाबी में करेंगे। लेकिन बात यह है कि इसका जो हक़ अदा किया है तर्जुमे का, वो नजमुद्दीन साहब ने ख़ुद किया है। और उन्होंने एक ऐसे नावल को कि जो उसके कारी तक उन्हीं लफ्ज़ों में और उन्हीं उसी तासीर के साथ पहुंचना चाहिए था, वो अब पहुंचा है। तो मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूं, सलीम शहजाद साहब को भी और नजमुद्दीन साहब को भी। तो इसके साथ ही मोहम्मद हफीज़ खान को इजाज़त दीजिए। टुडे विद हफीज़ खान के साथ, और खुदा हाफिज़।